मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की जनता का भरोसा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि असम सहित जिन राज्यों में चुनावी माहौल है वहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति बेहद सशक्त है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि जनता के समर्थन और सरकार की नीतियों के आधार पर सभी राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और असम में फिर सरकार बनेगी और बाकी जगह भी बहुत अच्छी स्थिति एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। कहे कि आज पूरा देश का विश्वास, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से नक्सलवाद की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बस्तर के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर एक विस्तृत रोड मैप भी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस रोड मैप में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर में शांति, विकास और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब को बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे वहाँ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी उनको दी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी मुलाकात किया और उनसे भी प्रदेश के विषय में चर्चा हुई और माननीय श्री प्रकाश जी से भी मुलाकात हुई। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आंगनबाड़ी सहायिका के अपहरण का मामला सामने आया है। चेर आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ आशा प्रजापति ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, तभी रास्ते में सफेद अल्टो कार सवार एक व्यक्ति ने उन्हें जबरन कार में बैठाकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पीड़िता के पति ने पार्षद के साथ सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में वीरेंद्र बसोर नामक परिचित युवक की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर दिया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया गया है। नाम अशोक प्रजापति, मेरी पत्नी का नाम आशा प्रजापति। आंगनबाड़ी में काम करने गई थी। वहां से जब वो आ रही थी तो आंगनबाड़ी से करीब 100 मीटर दूर उसको अपहरण कर लिया गया। कैसे पता चला कि अपहरण? अगल बगल वाले बताया, गाँव वाले। क्या चीज से लेके गए? सफेद कलर की 4 व्हीलर कार है। कौन लेके, किसी साजिश वगैरह था? नहीं, इसके मेरे को कोई जानकारी नहीं है। किस दिन की घटना? आज की घटना है। लगभग टाइम लगभग 11 बजे दोपहर। क्या नाम है उनकी? आशा प्रजापति। थाने में आए हैं? उम्र 40 वर्ष। थाने में आए हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है? आवेदन देने आया हूँ, रिपोर्ट करने आया हूँ अपहरण के नाम से। रामचेर की महिला है आशा प्रजापति नामक, आंगनवाड़ी सहायिका है।
इसके पति के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि सुबह 9:30 बजे के लगभग जब ये आंगनबाड़ी जा रही थी तो एक सफेद रंग के कार में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। आवेदक के रिपोर्ट पे अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 138 BNS के तहत, और सूचना मिलते ही पुलिस त्वरित एक्शन में आई है और अपने मुखबिरों के माध्यम से और तकनीकी जानकारी एकत्रित करते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीरेंद्र बसोर नाम का व्यक्ति है जो चेर का ही निवासी है और पहले से ही महिला का परिचित है, और वही एक अल्टो गाड़ी में महिला को अपने साथ अपहरण कर भगा कर ले गया है। आरोपी का और पीड़िता का मोबाइल नंबर का बंद है, CDR निकाली जा रही है और जल्दी ही आरोपी को और पीड़िता को पुलिस ढूंढ निकालेगी। दंतेवाड़ा में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी वरुण नागेश पर अपने ही कार्यालय की 2 महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। यह मामला सखी सेंटर से जुड़ा है जो महिलाओं को सुरक्षा और सहायता देने के लिए संचालित होता है। आरोप सामने आने के बाद महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारी का पुतला फूंका। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तुलिका कर्मा ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट घेराव करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रहे हैं लगातार, ये कोई पहली बार घटना नहीं है, ये हमारे दंतेवाड़ा जिले की घटना है। जो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो DPO वरुण नागेश के द्वारा हम उन्हीं के विभाग में कार्यरत सखी सेंटर में 2 महिलाएं कर्मचारी जो थी उनके साथ इन्होंने जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन का जो ये मामला आया सामने, और हम पीड़ितों से भी मिले और बातचीत किए कि किस प्रकार मतलब तरह से वो उन लोगों को गंदे शब्दों का प्रयोग करके उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही उसी को लेकर के हमारी पूरी महिला कांग्रेस की जो टीम है जांच दल पूरी गई हुई थी और पूरी जांच की तो उसमें पाया कि किस प्रकार वरुण नागेश के द्वारा लगातार ये जो महिलाओं के साथ जो अनाचार हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर के कि लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी जो कमेटी में जो आंतरिक जो एक सुरक्षा समिति होती है उसमें भी देखा पाया जाए कि वो लोग भी उस चीज को मतलब पूरा कहीं ना कहीं पूरा विभाग जो है वो विभागीय अधिकारी को सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। उसी विषय में कल हम लोग सभी कलेक्टर सर के जाकर के जिला के कलेक्टर से मुलाकात किया और मुलाकात के दरमियान हम लोगों से मांग किया गया है कि वरुण नागेश को तत्काल उसके ऊपर एक मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच बैठ के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। जी, छुट्टियों के दिनों में भी यही बात हम लोगों के सामने है कि भाई वहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम जब जांच दल वहाँ जब गए तो पता चला कि ऑलरेडी वहाँ पे कर्मचारी है काम करने के लिए, लेकिन ये महिलाओं को वहाँ पे ये जो एक मामला है कि कहीं ना कहीं महिला तस्करी वाला मामला है, क्योंकि आप वहाँ पे सखी सेंटर में जो काम कर रही है उनको वहाँ बुलाना मुझे लगता है कि वो जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे ये सामने बात आ रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पूर्व में ऐसी कई घटना घट चुकी होंगी और ये हम लोगों की शर्मसार की बात है, क्योंकि सखी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो महिलाओं के न्याय और अधिकार के लिए हम लोगों को भेजा जाता है, जो कोई भी पीड़ित जो महिलाएं होती, लेकिन आज सखी जो सेंटर है जो महिला एवं बाल विकास का, आज जब वो सुरक्षित नहीं है और जो ये वरुण नागेश जो एक जिले के रक्षक होने के नाते कि उनको मतलब वो महिला बाल विकास के रक्षक नहीं, वो भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। मंचों से विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बिलासपुर के कोटा विकास खंड में एक पटवारी के ट्रांसफर को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। कोटा क्षेत्र में इन दिनों एक पटवारी का मामला राजनीति का केंद्र बन गया है। एक और कांग्रेस विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पटवारी के तबादले की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पटवारी का कामकाज सही नहीं है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा के जिला अध्यक्ष और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पटवारी का बचाव करते हुए कहा कि उसे हटाने की मांग पूरी तरह से गलत है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि जिन लोगों ने शिकायत की है वे खुद अवैध कब्जे में लिप्त हैं और पटवारी द्वारा जारी नोटिस से बचने के लिए दबाव बना रहे हैं। भाजपा का यह भी कहना है कि संबंधित पटवारी को पहले बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में बिना ठोस कारण के उसका तबादला करना उचित नहीं होगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। आज हम लोग आमा गोहन का जो पटवारी बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिसको
कांग्रेसियों के दबाव में तत्काल बिना जांच किए हटवाने का आदेश दे दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे कि किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुआ है तो उसमें आप पहले जांच करवाइए और अगर गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। और अच्छा काम किया उसका प्रमाण है हमारे पास। वो पटवारी वो 500 एकड़ लगभग शासकीय जमीन जो बेजा कब्जा लोग किए थे उसको निकलवा चुका है। दूसरा चरण उसका शुरू हुआ है और जितने लोग आए थे माननीय विधायक अटल श्रीवास्तव जी के साथ उसको हटवाने के लिए, वो सारे लोग बेजा कब्जा किए हुए हैं और उनको नोटिस मिला है तहसीलदार बेलगहना के द्वारा। और जब नोटिस मिला है तो सब व्याकुल हो करके और विधायक के शरण में आए हैं और विधायक जी गलत लोगों को ही संरक्षण देते हैं और दबाव में प्रशासनिक अधिकारी लोग जो वास्तविक में जिसको कलेक्टर साहब खुद प्रशस्ति पत्र दिए, पुरस्कार दिए उस पटवारी को, कोटा एसडीएम उसको पुरस्कृत किए हैं, उसके पास प्रमाण भी है, और उसको बिना जांच किए कल उनके खिलाफ परसों आवेदन हुआ और कल उसको बिना जांच किए तत्काल हटा दिए। और जबकि वो जनगणना में उनका ड्यूटी है, जनगणना के कर्मचारी को किसी भी हालत में 2-3 महीना भी हटाया नहीं जा सकता। तो हमारा आग्रह कलेक्टर साहब से था, ऐसा अन्याय किसी प्रति नहीं होना चाहिए। हम संरक्षण भी नहीं देंगे कोई भी अधिकारी गलत करेगा, लेकिन पहले आप विधिवत जांच करिए। कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है? कलेक्टर ने कहा मैं आदेश नहीं किया हूं। तो बोला आदेश कहां से हुआ, आखिर आपके बिना बोले तो हुआ नहीं, शिकायत तो आपके पास हुआ है। तो बोले मैं इसका जांच करवाता हूं, अभी वो कार्रवाई नहीं होगा उसमें। और हम लोग बोले भी हैं पहले जांच करवाओ और अगर गलत किया हो तो कार्रवाई करवाओ, चूंकि आप ही पुरस्कृत किए हैं उस पटवारी को, ये प्रमाण है हमारे पास, उसका काम अच्छा है। मामला भाजपा कांग्रेस नहीं, वो पटवारी बताया ना कि 400-500 एकड़ जमीन अभी जो लोग बेजा कब्जा किए थे उसको हटवा चुके हैं, लोगों को न्याय दिलवा रहा है। अभी फिर वो उसका दूसरा चरण चल रहा है और जितने लोगों को नोटिस दिए वही लोग उनके पास आए थे विधायक जी के पास, उनको लेके आके वो उसको हटाने के लिए दबाव बनाए। जिला प्रशासन क्या कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही है? भाजपा कांग्रेस के इशारे पे नहीं, जिला के अधिकारियों को चाहिए, जिला का हो या विकास खंड का, वास्तविक में जो न्याय संगत है जनहित में है वो निर्णय लेना चाहिए, चाहे सरकार किसी का हो।
प्रदेश भर में आज जोश, उत्साह और देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नक्सलवाद के खिलाफ एक साथ शव यात्राएं निकालकर एक मजबूत और साफ संदेश दिया। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी स्वामी आत्मानंद कॉलेज से अमर जवान सीएमडी चौक तक एक शानदार और प्रभावशाली यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर के माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बिलासपुर की सड़कों पर आज कुछ अलग ही माहौल नजर आया। हाथों में तख्तियां, जुबान पर जोशीले नारे और दिलों में देश के प्रति समर्पण लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नक्सलवाद के प्रतीक के रूप में एक अनोखी शव यात्रा निकाली, जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और चर्चा का विषय बन गई। इस शव यात्रा का मुख्य उद्देश्य था देश में नक्सलवाद के अंत का संदेश देना और समाज में शांति, सुरक्षा और विकास की नई सोच को मजबूत करना। यात्रा के दौरान नक्सलवाद मुर्दाबाद और भारत माता की जय जैसे नारों ने पूरा वातावरण गूंज उठा, जिससे हर तरफ जोश और ऊर्जा का संचार होता दिखा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था और तय समय सीमा के अनुसार अब सशस्त्र नक्सलवाद के अंत की बात सामने आ रही है। इस बड़ी उपलब्धि को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नक्सलवाद के अंत को एक युग की समाप्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है। अब वे क्षेत्र जो वर्षों से नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां शांति और विकास का नया दौर शुरू होगा। आम नागरिक अब निडर होकर जीवन जी सकेंगे। वीओ एबीवीपी का यह आयोजन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश है, एक ऐसे भारत का जो सुरक्षित हो, शांतिपूर्ण हो और तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा हो। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। नक्सलवाद की कमर खुरेगे छत्तीसगढ़ की धरती पर। नक्सलवाद की कमर खुद गई मुर्दाबाद 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 नक्सलवाद मुर्दाबाद 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 नक्सलवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद एबीवीपी जिंदाबाद 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 बोलो बोलो भारत जी, आज आप सभी को सबसे पहले वंदे मातरम, सादर वंदे मातरम करता हूं। आज भारत की जीत हुई है और कुछ दिन पहले ही भारत की जीत हुई है बोलना चाहता हूं। चरमपंथ जो जानते हैं, जिसको मिनी आतंकवाद बोल दिया जाए तो कोई दो राय नहीं होगी, नक्सलवाद 1970 से लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा पनप रहा था। 1000 से ज्यादा शहादतें हमारे सेना के वीरों की, वहाँ के लोकल लोगों की, वहाँ की स्कूली शिक्षा का ठप हो जाना और लगातार आतंकवादी गतिविधियां नक्सलिज्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ना, जिसमें आप लोग सभी जानते हैं कि राजनेताओं ने भी शहादतें दी, हमारे वहाँ के सैनिक बलों ने शहादतें दी। उसका परिणाम था, हमारे गृह मंत्री ने 1 साल पहले ऐलान किया था कि 1 साल के अंदर हम नक्सलवाद खात्मा करेंगे और वो पूर्णतः समाप्ति की ओर अभी अग्रसर है। उसीलिए ये नक्सलवाद का, ये देशद्रोही लोगों का और ये परेशान करने वाले लोगों का, हमारे लोकल भारत की एकता को, एकात्मता को, संपूर्ण एकात्मता को खतरा पहुंचाने वाले लोगों का आज हम शव यात्रा निकाले हैं और उनका पुतला दहन नक्सलवाद पर किए हैं। और मैं आप मीडिया जगत के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रतिनात्मक शव यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ भर में निकला है। उसी सिलसिले में आज बिलासपुर महानगर में निकला है। आप लोग के माध्यम से मैं पूरे देश भर के ऐसे गतिविधि करने वाले लोगों को जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जो नक्सलिज्म का समर्थन करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग जानते हैं कि जेएनयू के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कैसे दिल्ली में नक्सलवाद के समर्थन में, हिड़मा के समर्थन में नारे लगा रहे थे और बोल रहे थे कि कितने हिड़मा मारोगे, घर से हिड़मा निकलेगा। तो हम बोलना चाहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते, जिस घर से हिड़मा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। और उन लोग को समझना चाहिए, आके देखना चाहिए कि बस्तर में कैसे इन अपराधियों ने, इस नक्सलाइट मूवमेंट ने कितना खात्मा किया, कितना वहाँ पे दुर्दशा की है। स्कूल बच्चे नहीं जा पाते, हमारे सैनिकों को लगातार शहादतें हुई है, तो उसका अंत हुआ है। इसी प्रतिनात्मक शव यात्रा के रूप में आज खुशी का माहौल छत्तीसगढ़ पूरा संपूर्ण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मना रहे हैं।
हिमांशु कौशिक, प्रदेश सह मंत्री विद्यार्थी परिषद। ने छत्तीसगढ़ में वाहन हुआ है विद्यार्थी परिषद के पूरे महानगर में पूरे इकाइयों में पुतला दहन आतंकवाद पर किया जा रहा है। तो आज इसी कड़ी में अपने पुराने हाईकोर्ट स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय से CMD चौक, जो हमारा शहीद जवानों का भी चौक है, वहां पे जाके शव यात्रा खत्म होगी। वहां पे शव यात्रा के पश्चात अपने जो वीर जवान थे उन सभी का श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे द्वारा ये आह्वान किया गया कि प्रत्येक कैंपस में जहाँ विद्यार्थी हित में काम हो रहा है, जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहाँ हर जगह ये अब शव यात्रा निकलेगी, क्योंकि बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए। हमारे जो सैनिकों ने जो छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी अपनी शहादत दी थी, वो आज कहीं ना कहीं अमर हुई है। अतिंद्र दीवान, बिलासपुर महानगर मंत्री, छत्तीसगढ़ अभिभावक। दुर्ग में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पालकों का गुस्सा सामने आया है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही किताबों और स्कूल ड्रेस के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप लगे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और स्कूल प्रबंधन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने नोडल अधिकारियों को निजी स्कूलों के पिछले 5 वर्षों में ड्रेस और किताबों की खरीद बिक्री का ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, फीस तय किए जाते हैं, उसके बाद जब फीस नहीं पटा पाते पालक तो पेनल्टी ली जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत जैसे ये हो गया कि आप कोई व्यापारीकरण कर रहे हो, जैसे कोई महाजन हो अपना सूद वसूली कर रहा है, मूल दे दिया है और सूद पे सूद वसूली कर रहा है। वैसे शिक्षा का केंद्र एक शिक्षा मंदिर होती है। शिक्षा पहले मंदिर होती है, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, ना कि उससे व्यापारीकरण किया जाए। आज फीस के नाम पे डकैती हो रही है। छोटे बच्चों की 2000, 2500 फीस, और फीस ना पटाने के बाद पेनल्टी। जो पेरेंट्स अगर फीस नहीं पा रहा है वो तो पेनल्टी कैसे देगा? तो डकैती तो हुई ना। और पेनल्टी आप ले रहे हो तो आप शिक्षा नहीं ले रहे हो, आप व्यापारीकरण कर रहे हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है पालक बिल्कुल भी फीस नहीं पटाते, साल भर गुजर जाता है, एग्जाम का टाइम आ जाता है, तो ऐसे में पालक और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दोनों पर दबाव भी डाला जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, दबाव तो डाला जाता है क्योंकि उनको सबको परेशानी है। उनकी वो परेशानी ये बताते हैं कि हमको टीचर से देना है, लेकिन उन्होंने इतना शिक्षा को इतना व्यापारीकरण, इतना पैसा बना लिया है कि वो खुद दे सकते हैं, पैसा सक्षम है, तभी तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके चला रहे हैं। स्कूल एक संस्था नहीं, दूसरा है ट्यूशन के माध्यम से देते हैं, एक्टिविटी चार्जेस लेते हैं, और इतने हिडन चार्जेस होते हैं कि हमको खुद नहीं पता चल पाता है कि क्या क्या चार्जेस है। बच्चों को क्या मुंह माया में हम दे देते हैं। अपना पूरा परिचय दे देंगे। मैं पंकज गौर, शांति नगर। स्कूलों के द्वारा लगातार मनमानी फीस वसूली की जा रही है, पेनल्टी लगाया जा रहा है, और अपनी बताई गई दुकानों से ही कॉपी किताब और गणवेश खरीदने की बात कही जाती है। किस तरह का विरोध? पहले तो स्कूल जो होता था, हमारे समय में शिक्षा का मंदिर कहा जाता था। आज ये डकैती का अड्डा बन चुका है। लोगों को ठगा भी नहीं, सीधा डाका डाला जा रहा है, और वो भी किसको? छोटे बच्चों को डराते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के नाम से हम पेरेंट्स मजबूर होके उनकी हर बात को मानने लग जाते हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता की सीमा जो थी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए आज जो जागरूक पेरेंट्स जो जागता है, वो पेरेंट्स आज इकट्ठा हुए हैं, और जिला जीस महोदय के नाम से आज हम ज्ञापन देके अपनी बात को रखेंगे, अपनी शिकायत। मांग क्या रखी जाएगी? मांग हमारी ये है कि जो सिलेबस में प्रकाशक ये हर साल बदल देते हैं, उस प्रकाशक को ना बदला जाए, कम से कम 5 साल। जब वो प्रकाशक ही नहीं बदलेगा तो वो बुक 5 साल तक चलेगी। तो वो हमारे भाई, जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे, अपने बड़े भाई की पुस्तक से मैंने पढ़ा, मेरी पुस्तक से मेरी छोटी बहन ने, जब वो 5 साल तो वही पुस्तकें चलेगी, तो सबके लिए वही स्थिति वापस निर्मित होगी और सबको वापस वो बुक पढ़ने का मौका मिलेगा। वो बुक रद्दी नहीं होगी। और साथ में ड्रेस कोड भी जो बदल दिया जाता है हर साल, क्या जरूरत है? 5 साल वही ड्रेस कोड रहना चाहिए, और उसके बाद अगर सिलेबस 5 साल बाद बदलने की आवश्यकता होती है तो आपसे एक ही जो है कि जो लिस्ट आप बनाएंगे, जिस भी प्रकाशक की बुक चलाना चाहते हैं, वो जिला शिक्षा अधिकारी से पहले अप्रूवल कराएं, और अप्रूवल लिस्ट को कम से कम 3 महीना पहले किया जाए, और 3 महीना पहले वो लिस्ट नोटिस बोर्ड पे चस्पा की जानी चाहिए, वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाना चाहिए, जिससे कि सभी दुकान वालों को पता चल जाएगा कि ये बुक चलनी है। सब रखने लगेंगे। 500 दुकानों में आज 5 दुकान में मिलती है, कल 500 दुकानों में मिलेगी। आपस में कंपटीशन होगा, रेट का ये मारामारी खत्म हो जाएगा।
अपना पूरा परिचय दे देंगे। अमित कुमार जैन, पेरेंट्स यूनियन। लंबे समय से पेरेंट्स की यह है कि यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन के द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि उन्हीं से लेना है, तो इस पे क्या कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? पालकों की और बच्चों की शिकायत है कि विद्यालय प्रबंधन पुस्तक लेने के लिए और ड्रेस लेने के लिए बाध्य करता है किसी विशेष दुकान से, और हर बार ये लोग पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को बदलते हैं। इस संबंध में हमारे कार्यालय से हमने सभी नोडल अधिकारी को जानकारी किया है और उनसे ये रिपोर्ट मांगा है कि 5 वर्षों में कितने बार पुस्तकें बदली गई और कितने बार गणवेश बदले गए, इसकी विस्तृत जानकारी दिया जाए। यदि बार बार पेशेवर तरीके से इस कार्य को अगर किया जा रहा है और जांच में अगर कोई दोषी पाए तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।